जय श्री खाटू श्याम। आज की कहानी है मदन के जीवन में हुए चमत्कार की। मदन यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक किसान है। इनकी धर्मपत्नी अब नहीं है। बेटा मयूर है जो 23 साल का है और शहर में काम करता है। दोनों बाप बेटा बहुत खुश हैं। एक दिन मयूर कहता है कि आप घर और ज़मीन बेचकर मेरे साथ शहर क्यों नहीं चलते हैं। इतने पर मदन कहता है कि हमारा घर ठीक ठाक तो है, शहर में इतने छोटे छोटे कमरे होते हैं, मैं कहाँ उस छोटे से कमरे में रह पाऊँगा। और बुढ़ापे में गांव खलिहान छोड़कर कैसे जाऊँ, यही सब कुछ है। साथ ही जो शहर से तू मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाता है वहीं लेते आना, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। मदन का बेटा मयूर शहर से 12 से 15 हज़ार कमा लेता है और दोनों का जीवन अच्छा चल रहा है। दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। अब इनकी खुशियों में चार चांद लगाने खाटू श्याम बाबा आते हैं। गांव में एक सेठ है जो बहुत धार्मिक और संस्कारों से परिपूर्ण है। इन्होंने कीर्तन रखा है। ये सबका बड़ा सम्मान करते हैं, सबके साथ बड़े आदर इज्जत के साथ मिलते हैं, पैर छूता है, इंसान को इंसान समझता है। कीर्तन के प्रसाद के रूप में ये सबको मूर्ति और प्रसाद देता है। मदन के हिस्से में एक मूर्ति आती है जो कि श्याम बाबा की मूर्ति होती है। जैसे ही श्याम बाबा ने इनके घर में प्रवेश किया तो बेटे की तनख्वाह बढ़ गई। मदन के खेत में कमाई 20 हज़ार होती थी, अब यह 40 हज़ार हो गई। एक दिन मदन लाला जी से पूछते हैं कि आपने जो फोटो दी थी उनका नाम क्या है। लाला जी हंसने लगे और कहते हैं, खाटू श्याम नाम है इनका, ये बड़े कमाल के हैं। अगर तू यहाँ अर्जी लगाएगा तो तेरे का बेटे को वहाँ विदेश में प्रॉफिट होगा। ये तो हारे के सहारे हैं, सबको सहारा देते हैं। तभी से मदन जय खाटू श्याम सुबह दिन दोपहर शाम को गाता रहता है और सारी बातें खाटू जी को बताता है। इनके घर में बेटे और बाप के अलावा कोई नहीं था, तो इन्हें अब बात करने के लिए कोई मिल गया है और सारी बातें खाटू जी को बता देता है। एक दिन इन्हें बेटे की बहुत याद आ रही होती है। इनके फ़ोन में बैलेंस ख़त्म हो गया है तो ये श्याम बाबा से बताते हैं। इतने समय में ही सीज़न से पहले इनका बेटा घर आ जाता है इनसे मिलने के लिए। मदन इतना श्याम बाबा से जुड़ गया है कि अब जो भी यह खाने के लिए बनाता है उसका भोग श्याम बाबा को भी लगाता है। एक दिन बाबा से मदन कहने लगता है कि आपको नहीं लगता है कि मयूर अब बड़ा हो गया है, 23 साल का 25 साल का हो गया है, अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए। वहीं बहू वहीं साथ ही मयूर के साथ रह लेगी। तभी दरवाजे पर एक रिश्तेदार आता है और कहता है कि मदन घर पे है क्या, आप तुमसे बात करनी है। तो घर के अंदर से मदन आवाज़ देता है, कौन सी बात करनी है, कहीं कहीं कोई कन्या की बात तो नहीं है। यह बात सच थी और रिश्तेदार हैरान हो जाता है कि यह बात मदन को कैसे पता चली। दोनों आपस में बात करते हैं। रिश्तेदार बताता है कि जितना प्यारा अपना मयूर है उतनी ही प्यारी बिटिया है। बिटिया भी वहीं शहर में काम करती है, कभी कभी गांव आती है, 2 दिन बाद आ रही है। तो क्यों ना मदन रिश्ते की बात चला दे। तो मदन तैयार हो जाता है और कहता है कि दोनों बच्चे आपस में बात कर लें तो सही रहेगा। दूसरे दिन मयूर का भी फ़ोन आता है कि हमारे दफ्तर के बड़े अफसर विदेश जा रहे हैं, 3 दिन तक दफ्तर में छुट्टी है। इस पर मदन और खुश हो जाता है कि अब आपस में बात हो जाएगी। जिस दिन मयूर को आना था 5 बजे तक उसे बस स्टैंड पहुंचना था, परंतु 7 बज गए और मदन इंतज़ार करता है, परंतु मयूर नहीं आता है। आखिरी बस 9 बजे आती है। बस ड्राइवर से पूछने पर पता चलता है कि मयूर इसमें नहीं आया है। फिर 9:30 बजे मदन के फ़ोन पर कॉल आती है और यह कॉल हॉस्पिटल से होती है। हॉस्पिटल वालों ने बताया कि जिनका फ़ोन है उनकी हालत गंभीर है। तो मदन गांव से 4-5 लोगों के साथ हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि बेटे की हालत बहुत गंभीर है और पूछता है कि मेरे बेटे को हॉस्पिटल कौन लाया। तो पास में एक बच्चा था जिसने मयूर को हॉस्पिटल लाया था। इस पर
मदन कहता है कि आप देवता हो और पैर छूने लगता है। बच्चा मना करता है परंतु मदन तो मदन पैर छूने लगता है और भाव विभोर हो जाता है। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि एक ऑपरेशन करना होगा, अगर आधे घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो मदन पूछता है इसमें कितना खर्चा आएगा, तो डॉक्टर बताते हैं 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख तक खर्चा आएगा। मदन कहता है ठीक है आप ऑपरेशन कीजिए, मैं घर से पैसा लेकर आता हूँ। मदन घर आता है और घर में पैसा रखा इकट्ठा करता है। यह टोटल 60,000 बनता है। गांव आस पड़ोस से मांगने पर इकट्ठा करने पर 90,000 बनता है और हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर बताते हैं कि जब ऑपरेशन हो जाएगा, जब मयूर की छुट्टी होगी तो आप पैसा जमा करवा देना। मदन कहता है कि मैं गरीब आदमी हूँ, इतना पैसा कहाँ रखूँगा, अगर किसी ने मुझसे चुरा लिया तो मैं क्या करूँगा। इस पर डॉक्टर मदन की स्थिति को समझते हैं और पैसा जमा करवा देते हैं और ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टरों को समस्या सामने आती है कि अब मयूर के 5 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, जो कि हर 15 दिन में एक ऑपरेशन करना होगा। अगर एक भी ऑपरेशन छूटा तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और साथ ही मयूर को 3 महीने तक यहीं हॉस्पिटल में रुकना होगा। मदन पूछता है कि ठीक है मैं पैसा जमा करवा दूंगा, अब कितना पैसा जमा करना है, जो 90,000 तो दे दिया, अब क्या 1.5 लाख ही जमा करवाना है। तो डॉक्टर बताते हैं कि नहीं, एक 90 जितना आपने पहले ऑपरेशन के लिए जमा करवाया था बस बाकी 5 ऑपरेशन के लिए उतना ही जमा करवा दो। एक के लिए तो हो गया है, अब बाकी 5 के लिए आप जोड़ लीजिए। मदन घर आता है और आस पड़ोस के लोग मदन से मिलने आते हैं और मयूर की हालत पूछते हैं। मदन रोता है और इनसे बातचीत चलती है। अभी तक मदन ने खाटू श्याम बाबा की ओर नहीं देखा है। अब सब चले जाते हैं, फिर खाटू श्याम बाबा की तरफ देखता है और कहता है तुम अच्छा होता तुम ना होते, मैं अच्छा होता तुम ना होता, क्योंकि आज मेरा बच्चा सलामत होता। अब मुझे मेरा बच्चा असलामत चाहिए। यह कहकर रोता हुआ खेत की तरफ चला जाता है और वहाँ काम करने लगता है। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हारे पास बीज तो हैं खेत बोने के लिए। तो इस पर मदन को लगता है कि यह मेरा मजाक उड़ा रहा है और चुपचाप काम करता है। फिर वो आदमी कहता है कि मेरे पास ट्रैक्टर है, मैं तुम्हारा जोत 15 दिन की बजाय 2-3 घंटों में जोत दूंगा। इस पर मदन आंखें पोंछता है और इशारा करता है कि ठीक है तुम जोत दो। तो वो आदमी अपने ट्रैक्टर से 2 घंटों में खेत जोत देता है और 20,000 भी खेत के बीजों के लिए मुफ्त में किसान मदन को दे देता है। अगले दिन बेटे के ऑपरेशन के बारे में सोचकर मदन परेशान होता है और श्याम बाबा से की तरफ देख रहा होता है। फिर वही आदमी दरवाजे पर आता है और कहता है कि पास में सेब का खेत बिक रहा है, क्या तुम वहाँ जाकर बात करोगे। तो इस पर मदन कहता है कि खेत तो तुम्हें खरीदना है ना, तुम जाकर खरीदो, मैं क्यों वहाँ जाऊँ। तो सेठ कहता है, वही आदमी कहता है 25 लाख में बिक रहा है तो 26 लाख दे देंगे अगर तुम वहाँ जाकर बात करो तो इस पर मदन खुश हो जाता है और वहाँ पर बात करता है और इन दोनों की बात करवा देता है, जिससे खेत अच्छे दामों में सेब का खेत अच्छे दामों में बिक जाता है। 1 लाख का प्रॉफिट भी होता है, जिससे मदन के बेटे मयूर के दूसरे ऑपरेशन के लिए पैसा जुड़ जाता है। फिर फिर एक दिन मदन कहता है कि अब अगले ऑपरेशन के लिए क्या किया जाए सोच रहा होता है और श्याम बाबा की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारे घर में आने से सारी परेशानी शुरू हुई है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं पूरे गांव में बता दूंगा कि तुम ऐसे हो। फिर वहीं फिर वहीं प्यारे नीले ट्रैक्टर वाला आदमी दरवाजे पर आ जाता है, जिसने प्यारी सी पगड़ी पहनी है, मूछें हैं और एक प्यारा सा आदमी है।
ये और कहता है कि ये साइड में जो भाई साहब हैं आपका घर पूछ रहे थे, मैं भी इस तरफ आ रहा था तो सोचा क्यों ना इन्हें यहीं छोड़ दूँ। तो कह रहा है कि आपके बेटे का दोस्त है, कोई श्याम नाम बताया है इसने, और जाने लगता है। मदन आता है, देखता है सच में एक आदमी है, और उससे बैग ले लेता है और अंदर जाकर बैग खोलता है, देखता है कि अंदर जाकर बैग खोलता है और दौड़ता हुआ बाहर आ जाता है और देखता है ना तो ट्रैक्टर है ना ट्रैक्टर वाला। इस पर ही वह सोचता है कि कहीं कोई हमें फंसा तो नहीं रहा है, इतना सारा पैसा कहाँ से आया, क्यों ना मैं ये सारी बात पुलिस को बता दूं। तभी कुछ रिश्तेदार आते हैं और पूछते हैं कि क्या परेशानी है। सारी बात रिश्तेदारों को मदन बता देता है। इस पर पड़ोस वाले समझाते हैं कि तुम्हारा बेटा शहर में रहता है, वहाँ क्या पता अच्छे खासे दोस्त हों, और इन्होंने मदन से बात करने की कोशिश की होगी होगी और पता चला होगा कि वो हॉस्पिटल में है और उसे पैसों की ज़रूरत है तो भेज दिए होंगे। तुम ऐसा करो, ये सारा पैसा ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में जमा करवा दो। तो मदन ऐसा ही करता है, सारा पैसा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए जमा करवा देता है। सारे ऑपरेशन अच्छे से हो जाते हैं। अब मयूर ठीक है और बाप बेटा दोनों घर आते हैं। तभी रास्ते में मदन पूछता है कि बेटा, तुम्हारे शहर में इतने अच्छे दोस्त हैं, जो कि तुम्हारे हॉस्पिटल में होने पर पता चलते ही इतने सारा पैसा दे गए। तो मयूर कहता है, नहीं, मेरा तो एक ही दोस्त है और उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, वो तो मेरे साथ हॉस्पिटल में ही था। तो मदन कहता है, क्या फिर तुम्हारा श्याम नाम का कोई दोस्त नहीं है? तो मयूर कहता है, ये कौन है? तो दोनों सोचने लगते हैं किसी ने हमें फंसाया तो नहीं है। फिर जब घर आते हैं तो आस पड़ोस वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं। सब मयूर का हाल चाल पूछते हैं तो मयूर खुश होता है और सबके पैर छूता है। जैसे ही खाटू श्याम की तरफ मयूर देखता है और कहता है, ये कौन है? सेठ जी सब दरवाजे से देख रहे होते हैं और पूछते हैं कि बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो मयूर कहता है, अच्छी है। तो मयूर कहता है, क्या आपने वे पैसे भेजे थे? सेठ जी कहते हैं, नहीं, मैंने नहीं भेजे थे, पर जो लड़का आया था पैसा भेजना है, उसका नाम क्या था? तो बताते हैं कि उसका नाम श्याम था, और मूर्ति की तरफ देखते हुए कहता है, इनका नाम क्या है? कहते हैं खाटू श्याम। तो प्रसन्नता से सेठ जी ने कहा, यहीं थे। तुम मदन कहते थे ना कि नीली पगड़ी वाला है और नीले ट्रैक्टर वाला है, बड़ी बड़ी मूँछों वाला, और आता है मदद करके चला जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है। तो ये यहीं थे। मदन भाव विभोर हो जाता है और बाहर से एक छोटा सा फूल लाता है और श्याम बाबा को चढ़ाता है और कहता है, आपकी महिमा का गुणगान करना अब मेरा जीवन है, और इनकी भक्ति करने लगता है। अब अब कुछ दिनों बाद इनके बेटे मयूर की शादी हो जाती है और ये सारा परिवार खुशी से रहता है। अब इनके घर में एक बहुत बड़ी श्याम बाबा की प्यारी सी मूर्त भी है।